नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति पर समर्थकों ने फिर जोड़ा गुर्जर काले रंग से पोता सीएम का नाम। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार के किस नेता ने कराई कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री, भाकपा में कौन रहे युवा नेता के गॉडफादर। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का चेहरा, केरल मॉडल का सहारा, ऐसा है कांग्रेस का 2022 का प्लान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। उत्तर प्रदेश सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति पर समर्थकों ने फिर जोड़ा गुर्जर काले रंग से पोता सीएम का नाम। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सम्राट मिहिर भोज को लेकर विवाद गहरा गया है। ग्रेटर नोएडा के दादरी स्थित कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति लगी है, जिसके बाद यहां उनकी जाति को लेकर बहस छिड़ गई है। दरअसल मूर्ति पर सम्राट मिहिर भोज के नाम से गुर्जर हटाए जाने का आरोप लगा है, जिसके बाद अब कॉलेज में गुर्जर समाज के लोगों ने मूर्ति पर नाम के आगे फिर से गुर्जर जोड़ दिया है। यहाँ पर लोगों द्वारा सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति का गंगाजल से शुद्धिकरण किया गया, बाद में नाम के आगे गुर्जर जोड़ दिया गया। ऐसे में अब सम्राट मिहिर भोज की जाति से जुड़ा ये विवाद बढ़ता जा रहा है। इतना ही नहीं, यहाँ पर गुर्जर नेताओं ने मूर्ति के साथ लिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य भाजपा नेताओं के नाम पर कालिख भी पोत दी है। दरअसल इसी महीने 22 सितंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दादरी के इस कॉलेज में सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया। आरोप ये लग रहा है कि अनावरण से पहले मूर्ति पर लिखे नाम से गुर्जर हटाया गया है। इसी को लेकर बहस छिड़ी है, क्योंकि राजपूत समुदाय सम्राट मिहिर भोज को अपना पूर्वज बता रहे हैं और गुर्जरों की ओर से भी यही दावा किया जा रहा है। गुर्जर समाज की ओर से आसपास के गांवों को इकट्ठा कर इस मसले पर पंचायत भी बुलाई गई है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार के किस नेता ने कराई कन्हैया कुमार की कांग्रेस में एंट्री, भाकपा में कौन रहे युवा नेता के गॉडफादर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस जेएनयूएसयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और गुजरात विधायक जिग्नेश मेवानी का स्वागत करने के लिए तैयार है। दोनों युवा नेता मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे कांग्रेस में शामिल होने के लिए तैयार हैं। दोनों नेताओं ने हाल ही में राहुल गांधी से मुलाकात की थी और सूत्रों का कहना है कि इन नेताओं और कांग्रेस पार्टी के बीच बातचीत को अंतिम रूप दे दिया गया है। कांग्रेस इन दोनों नेताओं को विधानसभा चुनाव से पहले और खासकर मेवानी को गुजरात चुनाव से पहले उनकी वक्तृत्व और भीड़ खींचने की क्षमता के लिए साथ लाना चाहती है। उत्तर भारत के लिहाज से कन्हैया कुमार के कांग्रेस में आने की खबर मीडिया की सुर्खियां बन रही है। बचपन से वाम विचारधारा के बीच पले बड़े कन्हैया कुमार के भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा से अलग होना लोगों के मन में कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। राजनीतिक गलियारे में चर्चाएं हो रही हैं कि आखिर कन्हैया कुमार ने वाम दल को छोड़ने का फैसला क्यों किया है। इसके अलावा ये भी सवाल उठ रहे हैं कि कन्हैया कुमार को इतनी कम उम्र में भाकपा ने इतनी ज्यादा अहमियत दी, इसके बाद भी वो क्यों वहां से अलग हो रहे हैं। आइए इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी का चेहरा, केरल मॉडल का सहारा, ऐसा है कांग्रेस का 2022 का प्लान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 के लिए कांग्रेस तैयारियों में जुटी हुई है। पार्टी ने पश्चिमी यूपी में बड़े पोस्टर चस्पा किए हैं, जिन पर प्रियंका गांधी वारा की बड़ी तस्वीर के साथ लिखा है, राज्य में कांग्रेस ही एक विकल्प है। कांग्रेस की तरफ से यह साफ संदेश है कि पार्टी प्रियंका के चेहरे पर यूपी का चुनाव लड़ेगी। साथ ही वो खुद को प्रमुख विपक्षी दल और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंद्वी के तौर पर दिखा रही है। हालांकि जमीन पर कांग्रेस कमजोर नजर आ सकती है। पार्टी कैडर भी लगातार प्रियंका को आधिकारिक रूप से सीएम चेहरा घोषित करने का दबाव डाल रहा है, जबकि राज्य में अब तक कांग्रेस इस तरह की बात कहने से बच रही है। फिलहाल प्रियंका राज्य में 5 दिनों के दौरे पर हैं। न्यूज 18 को पश्चिम उत्तर प्रदेश में मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस समिति की तरफ से लगाए गए जो पोस्टर नजर आए, उन पर लिखा है, परिवर्तन का संकल्प, कांग्रेस ही विकल्प। न्यूज 18 से बातचीत में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा, प्रियंका जी यूपी में पार्टी की प्रभारी महासचिव हैं और उनके मार्गदर्शन और देखरेख में चुनाव लड़ा जाएगा। यूपी में बीजेपी का हम ही विकल्प है, क्योंकि कांग्रेस ही थी जिसने जनता के मुद्दों के लिए सड़कों पर प्रदर्शन किया, समाजवादी पार्टी या बसपा ने नहीं। यूपी में आ रही है कांग्रेस जैसे नारों के साथ पार्टी की तरफ से राज्य में प्रचार की गई अन्य सामग्री में भी प्रियंका के चेहरे पर ध्यान दिया गया है। न्यूज 18 को पश्चिम यूपी में दिखे पोस्टर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे नेताओं की छोटी सी तस्वीरें नजर आई। चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी वालों से लिया है भारत बंद करने का आइडिया, बोले राकेश टिकैत, कहा लड़ रहे हैं जनता की लड़ाई। जी हाँ दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने एक न्यूज चैनल से सोमवार को किए गए भारत बंद को लेकर बात करते हुए कहा कि भारत बंद का आइडिया बीजेपी वालों से लिया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हम सारा आइडिया इन्हीं से लेते हैं। किसान आंदोलन को उन्होंने जनता की लड़ाई बताते हुए कहा कि हम सभी की लड़ाई लड़ रहे हैं।
दरअसल यह डिबेट आज तक न्यूज चैनल के कार्यक्रम हल्ला बोल में हो रही थी, जिसमें एंकर अंजना ओम कश्यप ने किसान नेता से सवाल पूछा कि बीजेपी वाले कहते हैं कि आप रट कर आते हैं, आप कहते हैं कि तीनों कृषि कानून वापस लो, नहीं तो मानेंगे नहीं। इसका जवाब देते हुए राकेश टिकैत ने कहा कि अगर कोई बातचीत करनी है तो वो अंदर बताएं। उन्होंने कहा कि वो बार बार केवल एक ही बात कह रहे हैं कि किसान बिल संशोधन पर बात कर लो, लेकिन किसान बिल वापसी पर कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिसके बाद एंकर ने उनसे सवाल पूछा कि एक बात यह बताइए कि आंदोलन से भारत बंद वाला आइडिया आपका ही है टिकैत साहब। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, नहीं नहीं, यह आइडिया तो हमने बीजेपी वालों से लिया है, पहले ये लोग ही करते थे भारत बंद, हम तो इन्हीं से आइडिया लेते हैं। चलते हैं अगली खबर की तरफ। भारत बंद की राष्ट्रव्यापी सफलता ने भाजपा के हाथ पैर फुला दिए, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी सपा के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र के नए विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा सोमवार को आहूत भारत बंद को सफल करार दिया और कहा कि भारत बंद की राष्ट्रव्यापी सफलता ने भारतीय जनता पार्टी भाजपा के हाथ पैर फुला दिए हैं और भाजपा के नेता व समर्थक घर से निकलने का साहस नहीं जुटा पाए। सपा प्रमुख ने सोमवार की देर रात ट्वीट किया, भारत बंद की राष्ट्रव्यापी सफलता ने सत्तारूढ़ भाजपा के हाथ पैर फुला दिए हैं। भाजपा के नेता एवं समर्थक आज घर से निकलने का साहस नहीं जुटा पाए। भाजपा चुनाव जीतने के लिए जिन पूंजीपतियों की ऋणी रही है उनके इशारे पर ही काम कर रही है। गौरतलब है कि केंद्र के नए विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों द्वारा सोमवार को आहूत भारत बंद का उत्तर प्रदेश में मिला जुला असर दिखा। राज्य के प्रमुख विपक्षी दलों समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने किसानों के इस भारत बंद का समर्थन किया था। मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को आयोजित किसान महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र के नए विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ 27 सितंबर सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया था। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जनता का भरोसा जीतने के लिए कांग्रेस निकालेगी प्रतिज्ञा यात्रा, अजय लल्लू ने कहा। प्रियंका गांधी पूरी तरह एक्टिव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए 15 दिन के भीतर एक बार फिर से प्रियंका गांधी राजधानी लखनऊ में है। इसी पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि प्रियंका गांधी लगातार यूपी में सक्रिय हैं और इसको दौरा कहना गलत होगा। वो पार्टी के लिए पूरी तरह से यहां पर एक्टिव मोड में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने कहा कि प्रियंका गांधी ने कोरोना काल में लगातार संघर्ष किया, उन्होंने किसानों और नौजवानों के लिए काम किया। प्रियंका गांधी लगातार बैठकें कर रही हैं और ये क्रम लगातार जारी है। प्रियंका गांधी का यूपी में आने पर दौरा कहने पर अजय ने कहा कि दौरा उसे कहते हैं जब कभी कभी आना होता है, जबकि वो तो लगातार यहाँ पर एक्टिव हैं। अजय लल्लू ने कहा, आने वाले दिनों में कांग्रेस प्रतिज्ञा यात्रा निकालने जा रही है। पार्टी द्वारा प्रतिज्ञा महारैली का आयोजन सभी संभागों में होगा। रैली हर विधानसभा में जाएगी। तमाम फ्रंटल के लोग हमारी यात्रा निकालेंगे। एक व्यापक रणनीति बनाई जाएगी। हमारे सीनियर लीडर आने वाले चुनाव में हम जनता के बीच क्या लेकर जाए, इसके लिए एक व्यापक रणनीति बना रहे हैं। तमाम बैठकों का दौर चलेगा और आने वाले चुनाव पर चर्चा होगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली में हुए दंगों पर एचसी की सख्त टिप्पणी, कहा सबूत बता रहे हैं पूर्व नियोजित थी घटना, सोची साझी साजिश के तहत दिया गया अंजाम। जी हां दोस्तों, दिल्ली दंगों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यह एक सोची समझी साजिश थी, अचानक से कुछ नहीं हुआ था। पिछले साल फरवरी महीने में दिल्ली में हुए दंगों की एक मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए इसे पूर्व नियोजित करार दिया। कोर्ट ने कहा कि दंगे किसी घटना की प्रतिक्रिया के कारण नहीं हुए, बल्कि इसे सोची समझी साजिश के तहत अंजाम दिया गया। कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी कैमरों को नष्ट कर दिया गया। असंख्य दंगाइयों ने बेरहमी से लाठियों, डंडों, बैट आदि के साथ पुलिस पर हमला किया। कोर्ट में जो वीडियो आए हैं उससे दंगाइयों के बारे में स्पष्ट रूप से पता चलता है। यह दंगा सरकार के साथ साथ आम जनजीवन को बाधित करने के लिए सुनियोजित रूप से अंजाम दिए गए। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल रतन लाल की कथित हत्या से संबंधित मामले में मोहम्मद इब्राहिम द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, फरवरी 2020 में देश की राष्ट्रीय राजधानी को हिला देने वाले दंगे स्पष्ट रूप से पल भर में नहीं हुए और वीडियो फुटेज में मौजूद प्रदर्शनकारियों का आचरण, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड में रखा गया है, स्पष्ट रूप से उन्हें चित्रित करता है। यह सरकार के कामकाज को अस्त व्यस्त करने के साथ साथ शहर में लोगों के सामान्य जीवन को बाधित करने के लिए एक सुनियोजित प्रयास था। इब्राहिम की जमानत याचिका को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता का वो वीडियो फुटेज काफी भयानक था जिसमें वो तलवार लिए हुए है। कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड में मौजूद चीजों से अदालत को पता चला है कि याचिकाकर्ता की पहचान कई सीसीटीवी फुटेज में की गई है, जो तलवार लिए हुए है और भीड़ को उकसा रहा है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। जाति जनगणना, बिहार में भाजपा से अलग हो सकते हैं सीएम नीतीश कुमार, नया गठजोड़ बनने के संकेत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के इनकार के बाद जातीय जनगणना पर अड़े बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तल्खी बढ़ गई है।
जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अलग हो सकते हैं। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश के बयान से स्पष्ट संकेत मिलते हैं कि बिहार अपने बूते कर्नाटक की तर्ज पर जाति आधारित जनगणना करा सकती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि पूरे देश में एक जाति की कई उपजातियां होती है। यदि हाउस होल्ड सर्वे में आप किसी की जाति पूछेंगे तो पड़ोसी यह बता सकता है कि उसके बगल में रहने वाले पड़ोसी किस जाति से ताल्लुकात रखते हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार से पूर्ण विचार करने का आग्रह किया है। नीतीश ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। कर्नाटक में 2015 के अप्रैल मई में एक 3 करोड़ घरों में सर्वे हुआ था। इस सर्वे का नाम सोशल एंड एजुकेशनल सर्वे दिया गया था। इसमें एक 6 लाख कर्मियों को लगाया गया था, जिस पर सरकार ने 169 करोड़ रुपए खर्च किए थे। उसके बाद भी अभी रिपोर्ट नहीं आ सकी है। बिहार के साथ साथ देश के दूसरे क्षेत्रीय दल भी जातीय जनगणना कराने की पुरजोर मांग कर रहे हैं। कृषि संगठनों ने फिर दिखाई ताकत, क्या किसान करेंगे अब सरकार के वोट पर चोट? जी हाँ दोस्तों, वैसे तो कृषि कानूनों को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के 1 साल पूरे होने के खिलाफ कृषि संगठनों का भारत बंद था, लेकिन दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मोर्चा संभाल रहे राकेश टिकैत पर सबकी नजरें सबसे ज्यादा टिकी थी। टिकैत पहले ही 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को वोट की चोट देने का दम भर चुके हैं, तो भारत बंद में उनका निशाना यूपी सरकार सबसे ज्यादा देखा गया। राकेश टिकैत ने एक दिन पहले गन्ने का समर्थन मूल्य 25 रुपया बढ़ाने के योगी सरकार के फैसले को वादा खिलाफी करार दे दिया। बीजेपी किसान संगठनों के निशाने पर है, लेकिन यूपी की योगी सरकार खुद को सबसे बड़ा किसान हितैषी बता रही है। गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाने से लेकर किसानों के ऊपर थोपे गए मुकदमे वापस लेने जैसे फैसलों को गिना रही है। क्या किसान करेंगे यूपी सरकार के वोट पर चोट? चलते हैं अगली खबर की तरफ। नीट की परीक्षा पैटर्न में अंतिम समय में बदलाव पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा युवा डॉक्टरों को न बनाए फुटबॉल। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नीट एसएस के परीक्षा पैटर्न में अंतिम समय में बदलाव पर कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि वो युवा डॉक्टरों को सत्ता के खेल में फुटबॉल न बनाए। साथ ही कोर्ट ने निर्देश दिया कि केंद्र सरकार इस मामले से जुड़े सभी संबंधित प्राधिकारियों के साथ बैठक कर 4 अक्टूबर तक जवाब दे। नीट पीजी सुपर स्पेशलिटी परीक्षा 2021 के पैटर्न में अंतिम समय में बदलाव को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस DY चंद्रचूड़ और BV नागरत्ना की बेंच ने कहा, सत्ता के खेल में इन युवा डॉक्टरों को फुटबॉल मत समझो। हम इन डॉक्टरों को असंवेदनशील नौकरशाहों की दया पर नहीं छोड़ सकते। सरकार अपने घर को दुरुस्त करे सिर्फ इसलिए कि किसी के पास शक्ति है। आप इसका किसी भी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह उनके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप अंतिम समय में बदलाव नहीं ला सकते। सुनवाई के दौरान जस्टिस BV नागरत्न ने कहा, इन युवा डॉक्टरों को अंतिम क्षणों में बदलाव के कारण भ्रमित किया जा सकता है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, युवा डॉक्टरों के साथ संवेदनशीलता से पेश आएं। NMC क्या कर रहा है? हम डॉक्टरों के जीवन से निपट रहे हैं। आप नोटिस जारी करते हैं और फिर पैटर्न बदल देते हैं। छात्र सुपर स्पेशलिटी कोर्स की तैयारी महीनों पहले से शुरू कर देते हैं। परीक्षा से पहले अंतिम मिनटों को बदलने की आवश्यकता क्यों है? आप अगले वर्ष से परिवर्तनों के साथ आगे क्यों नहीं बढ़ सकते? चलते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेता संबित पात्रा बोले, पीएम मोदी ने किसानों को हमेशा दिया सम्मान, सरकार बातचीत के लिए तैयार। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का भारत बंद खत्म हो चुका है। 40 से ज्यादा किसान संगठनों की ओर से सोमवार को भारत बंद का ऐलान किया गया था। संयुक्त किसान मोर्चा SKM की अगुवाई में इस बंद का कई बड़े राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है। वहीं किसानों के आज भारत बंद पर भारतीय जनता पार्टी BJP के नेता संबित पात्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक BJP नेता संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा किसानों का सम्मान किया है और उन्हें अन्नदाता कहा है। BJP नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, चाहे वो MSP बढ़ाने, बीमा योजना या फसल खरीद के मामले में हो। संबित पात्रा ने कहा कि दुर्भाग्य से कुछ सियासी दल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत इसका गवाह है। संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा है कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाया जाना चाहिए। बता दें कि किसानों के भारत बंद को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, BSP, SP, YSR कांग्रेस, लेफ्ट पार्टियों सहित कई राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर यह दावा किया है कि उनके बुलाए भारत बंद को अभूतपूर्व समर्थन मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, केरल, बिहार में पूरी तरह बंद है। चलते हैं अगली खबर की तरफ। PM नरेंद्र मोदी से निराश हुआ JDU, बिहार को विशेष राज्य के दर्जे पर नीतीश सरकार का U-टर्न। जी हाँ दोस्तों,
योजना एवं विकास मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने संकेत दिया है कि अब राज्य सरकार केंद्र से बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग नहीं करेगी। इसके बदले हर एक क्षेत्र में विशेष सहायता की मांग होगी। उन्होंने कहा कि आखिर विशेष राज्य के लिए कितनी बार मांग की जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार के विकास के मूल्यांकन के दौरान केंद्र सरकार ने राज्य की उपलब्धियों के आंकड़े का सही इस्तेमाल नहीं किया। वे सोमवार को मीडिया से बातचीत कर रहे थे। मंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि विशेष राज्य की मांग अब पुरानी बात हो गई। हम लोगों की मांग पर केंद्र सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मांग करते करते 4.25 साल हो गए। केंद्र में भी अपनी सरकार है। हम विशेष राज्य के बदले विशेष मदद की मांग कर रहे हैं। यह मदद राज्य को हर क्षेत्र में चाहिए। मंत्री ने कहा कि हम केंद्र सरकार पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। नीति आयोग केंद्र सरकार का ही अंग है, लेकिन यह सही है कि विभिन्न मानकों को राज्य की उपलब्धियों की गणना के दौरान उसने सही आंकड़े का उपयोग नहीं किया। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों का जिक्र किया। कहा कि स्कूलों में छात्र छात्राओं के दाखिला बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट में इस मामले में भी राज्य को पिछड़ा बता दिया गया। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, प्रियंका गांधी ने किया भारत बंद का समर्थन, कहा पूरा देश किसानों के साथ है। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वारा ने किसानों के भारत बंद का समर्थन किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि खेत किसान का, मेहनत किसान की, फसल किसान की, लेकिन भाजपा सरकार इन पर अपने खरबपति मित्रों का कब्जा जमाने को आतुर है। उन्होंने आगे कहा कि पूरा भारत किसानों के साथ है। केंद्र सरकार तीनों काले कृषि कानून वापस ले। बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए किसानों ने सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया है। वहीं प्रियंका गांधी यूपी चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर लखनऊ पहुंच गई हैं और यहां करीब 1 सप्ताह निवास कर कई कार्यक्रमों में भागीदारी करेंगी। चलते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, हमारा भारत बंद सफल रहा, किसानों का मिला पूरा समर्थन, सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं। जी हां दोस्तों, किसान संगठनों के भारत बंद के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमारा भारत बंद सफल रहा, हमें किसानों का पूरा समर्थन मिला। हम सब कुछ सील नहीं कर सकते क्योंकि हमें लोगों की आवाजाही का भी ध्यान रखना है। हम सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कोई बातचीत नहीं हो रही। हम तो बात करने के लिए 10 महीने से बैठे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की बातचीत वाली अपील पर राकेश टिकैत ने कहा कि हमें ये बता दिया जाए कि किस टेबल पर बातचीत करनी है, हम आ जाएंगे। हमारी फसल आधे रेट में बिक रही है, हम जिद कैसे छोड़ दें? सरकार ने क्या हमसे पूछकर कानून बनाया है? उन्होंने कहा कि किसानों की फसलें आधे रेट में बिक रही हैं। ये आम जनता की ही तो लड़ाई है, ये महंगाई के खिलाफ लड़ाई है। उन्होंने कहा कि अनाज पर कंपनियों का कब्जा न हो, रोटी बाजार की वस्तु न बने। ये आंदोलन उसी के लिए है। सरकार के पास इसका समाधान है और सरकार ही हल निकालेगी। उन्होंने किसान संगठनों की मांग को फिर से दोहराते हुए कहा कि सरकार तीनों नए कृषि कानूनों को वापस ले ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गारंटी कानून बना दे, तब इसका समाधान निकलेगा। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का नेतृत्व करने वाले 40 से अधिक किसान संघों के एक संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने सोमवार को भारत बंद बुलाया। एसकेएम ने किसानों के इस ऐतिहासिक संघर्ष के 10 महीने पूरे होने पर केंद्र सरकार के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया था। बंद सुबह 6 बजे से शुरू हुआ और शाम 4 बजे तक जारी रहा। देशव्यापी हड़ताल के दौरान पूरे देश में सभी सरकारी और निजी कार्यालय, शैक्षणिक और अन्य संस्थान, दुकानें, उद्योग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के साथ साथ सार्वजनिक कार्यक्रम और अन्य कार्यक्रम बंद रहे। हालांकि अस्पताल, मेडिकल स्टोर, राहत और बचाव कार्य सहित सभी आपातकालीन प्रतिष्ठानों और आवश्यक सेवाओं व व्यक्तिगत आपात स्थितियों में भाग लेने वाले लोगों को छूट रही। चलते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन, अमेजन पर आरोप और सेंट्रल विस्टा को लेकर कांग्रेस ने केंद्र को घेरा। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लंबे समय से जारी है। इसे लेकर संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से सोमवार को भारत बंद का आह्वान किया गया था। वहीं कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अनुरोध किया कि वो आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करें और उनकी जायज समस्याओं को सुनकर समाधान करें। इसके साथ ही पार्टी ने आरोप लगाया कि किसानों की समस्याएं सुनने के स्थान पर सरकार उन्हें देश का दुश्मन साबित करने की कोशिश कर रही है और इसीलिए देश के किसान सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का समर्थन करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन सरकार को यह पसंद नहीं है, इसीलिए आज भारत बंद है। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के साप्ताहिक पांचजन्य में ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन को ईस्ट इंडिया कंपनी 2.0 बताने पर कांग्रेस ने कहा कि संघ जो भी कह रहा है वो अप्रासंगिक है। यह राष्ट्र हित में कुछ भी नहीं कहता बल्कि भाजपा के हित में कहता है। पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि फिर भी अमेजन के खिलाफ आरोप गंभीर हैं, इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। खेड़ा ने कहा, दिग्गज अमेरिकी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और इस मामले पर सबके ध्यान देने की जरूरत है।
संघ की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि अब संघ की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता क्योंकि वो राष्ट्रहित की भाषा नहीं बोलते, वो भाजपा के हित के लिए बात करते हैं। खेड़ा ने दावा किया कि अमेजन भारतीय बाजार पर एकाधिकार चाहता है।